जोहार झारखंड, मैं निधि आईफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, टॉपिक है संपूर्ण झारखंड का अध्ययन। हम लोग इस चैनल पर जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, एसआई और झारखंड में होने वाले सारे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारा सेशन 8 है, जिसमें हम लोग देखेंगे मौर्य काल से हर्ष काल में झारखंड की स्थिति कैसी रही है, कौन कौन से शासक है जिनका प्रभाव झारखंड में देखा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मौर्य काल की बात करेंगे। मौर्य काल में झारखंड में दो महान शासक हैं जिनका प्रभाव देखा गया है। एक है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे हैं अशोका। मौर्य काल पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, नंद वंश में। नंद वंश की बात करेंगे। इनके अंतिम शासक हैं धनानंद। ठीक है, इनके अंतिम शासक है धनानंद। इनकी एक विशाल सेना थी। इनकी एक विशाल सेना थी जिसमें झारखंड के जनजातियां शामिल थीं। इनकी एक विशाल सेना थी जिसमें झारखंड की जनजातियां शामिल थी और इनमें झारखंड के हाथी शामिल थे। ठीक है, धनानंद की एक विशाल सेना थी जिसमें झारखंड की जनजातियां एवं झारखंड के हाथी शामिल थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कौन से शासक है जिनकी विशाल सेना में झारखंड की जनजातियां एवं हाथी शामिल थे, तो आंसर हो जाएगा धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु कौटिल्य की मदद से धनानंद को पराजित किया एवं मौर्य वंश की स्थापना की। तो चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनका टाइम पीरियड रहा है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। जब भी हम ईसा पूर्व की बात करते हैं, गिनती उल्टी चलती है। इनका टाइम पीरियड रहा है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कहाँ था? मगध साम्राज्य में था। मगध साम्राज्य में था, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और ये किसका पुराना नाम है? यह है पटना का पुराना नाम। ठीक है, इनके गुरु थे कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, या फिर विष्णुगुप्त। ठीक है, ये एक ही पर्सन के तीन नाम है, एक ही इंसान के तीन नाम है। ये जो कौटिल्य हैं, इनका एक बुक है अर्थशास्त्र। कौटिल्य जी की बुक का नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें झारखंड प्रदेश को कुकुट देश कहा गया है। ठीक है, कुकुट देश जो है वो किस में कहा गया है? अर्थशास्त्र में कहा गया है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता था, कुकुट देश के नाम से पुकारा जाता था। कौटिल्य जी ने अर्थशास्त्र में कहा है कि कुकुट देश में गणतात्मक शासन प्रणाली थी। कैसी थी? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। कहाँ थी? कुकुट देश में थी। और ये किनका कहना है? कौटिल्य जी का कहना है। ठीक है, इसका एक अपना ही व्यापारिक महत्व था। झारखंड का एक अपना ही व्यापारिक महत्व था। कैसे? ये जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य से दक्षिण भारत, ठीक है, मगध साम्राज्य से दक्षिण भारत जो जाने का रास्ता था वो झारखंड से होकर गुजरता था। इससे झारखंड का एक अपना व्यापारिक महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है इंद्रवाहक नदी। इंद्रवाहक नदी की बात करेंगे तो इसका जिक्र किया गया है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में इंद्रवाहक नदी की जिक्र की गई है और इसमें कहा गया है कि इंद्रवाहक नदियों से हीरे की प्राप्ति होती थी। किसकी? हीरे की प्राप्ति होती थी, जिसे हम कहते हैं डायमंड। ठीक है, और ये इंद्रवाहक नदी है, ये किनके लिए जिक्र किया गया है? तो ये है ईब एवं शंख नदी के लिए। ईब एवं शंख नदी। ठीक है, ईब एवं शंख नदी के लिए कहा गया है इंद्रवाहक नदी, और इन नदियों से हीरे की प्राप्ति होती थी। और ये किसमें कहा गया है? ये अर्थशास्त्र में कहा गया है। और अर्थशास्त्र किनका बुक है? कौटिल्य जी का बुक है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट हो जाता है आपका आठविक। आठविक की बात करेंगे तो ये एक पदाधिकारी होता था। कौन होता था? पदाधिकारी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऑफिसर। आठविक जो है एक ऑफिसर होता था, और इस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट चंद्रगुप्त मौर्य ने क्यों किया था? तो जनजातियों को, ये जो जनजातियां हैं उन पर नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, उनका उपयोग मगध के हित में किया जा सके।
तथा शत्रुओं से गठबंधन को रोका जा सके। ठीक है, ये जो आठवीं ऑफिसर है, इसका अपॉइंटमेंट किस लिए किया गया था? जनजातियों पर नियंत्रण किया जा सके, मगध साम्राज्य के हित में उपयोग किया जा सके तथा शत्रुओं से इसके गठबंधन को रोका जा सके। इसके लिए आठवीं ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया गया था किनके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतनी ही इंपॉर्टेंट बात थी। अब हम पढ़ते हैं अशोका के बारे में। अशोका जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हैं। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हैं एवं बिंदुसार के बेटे हैं। इनका टाइम पीरियड रहा है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। ठीक है, अशोका का टाइम पीरियड रहा है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। एक प्रसिद्ध इतिहासकार है R.D. भंडारकर। R.D. भंडारकर। ठीक है, इनके अनुसार जो 13वें शिलालेख है, इसमें एक राज्य की सूची मिलती है। किसकी सूची मिलती है? राज्य की सूची मिलती है। और इस राज्य को कहा गया है आठवीं प्रदेश। आठवीं प्रदेश या फिर आठवीं। ठीक है, 13वें शिलालेख में एक राज्य की सूची मिलती है जिसे आठवीं प्रदेश या आठवीं कहा गया है। किनके द्वारा? R.D. भंडारकर के द्वारा। ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार है। ये जो आठवीं प्रदेश है, इसका विस्तार है आपका बघेलखंड। बघेलखंड जो कि छत्तीसगढ़ में है। बघेलखंड से उड़ीसा का क्षेत्र है। बघेलखंड से उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो आता है आपका आठवीं प्रदेश में। ठीक है, किसमें आता है? आठवीं प्रदेश में आता है। और इसका जिक्र किया गया है 13वें शिलालेख में। अब देखिए, ये छत्तीसगढ़ से उड़ीसा का क्षेत्र है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से उड़ीसा के बीच में ही झारखंड हुआ। इसी के बीच में ना झारखंड हुआ। तो झारखंड किसका भाग था? आठवीं प्रदेश का भाग था। कब था? अशोक के शासनकाल में। ठीक है, और इसका जिक्र किया गया है 13वें शिलालेख में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है धर्म प्रचार। धर्म प्रचार की बात करेंगे तो अशोका जो थे वो अपने धर्म के प्रचार के लिए एक दल को भेजे थे, जिस दल का नाम था आठवीं। ठीक है, इस दल का नाम था आठवीं। और इसके जो नेता थे वो थे रक्षित। इनके जो नेता थे उनका नाम था रक्षित। ठीक है, इन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए आठवीं नामक दल को भेजा था, इनके बीच जनजातियों के बीच। और उस दल का नेता था रक्षित। ठीक है, रक्षित। नेक्स्ट पॉइंट है कलिंग शिलालेख। कलिंग शिलालेख 2 की बात करेंगे। कलिंग शिलालेख 2, तो इसमें कहा गया है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। ठीक है, अशोक का जो कलिंग शिलालेख 2 है, इसमें कहा गया है कि इस धर्म के लोगों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ की बात करेंगे तो एक अशोक स्तंभ है जो हमें झारखंड में धनबाद जिले के गोविंदपुर में मिला है। ठीक है, गोविंदपुर धनबाद में हमें एक अशोक स्तंभ मिला है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल की बात करेंगे तो मौर्योत्तर काल में बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए थे। इसका टाइम पीरियड बहुत लंबा है, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी में आ गया है। ठीक है, 200 ईसा पूर्व हुआ, फिर 100 ईसा पूर्व हुआ, फिर 0 आया, देन फिर 100 ईस्वी हुई, 200 ईस्वी हुई, देन 300 ईस्वी हुई। ठीक है, तो ये लंबा पीरियड है। 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है उसे हम पोस्ट मौर्य पीरियड कहते हैं। इस समय में बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए थे और विदेशों से झारखंड का एवं भारत का संबंध रहा था। झारखंड में इसके साक्ष्य की बात करेंगे तो 3 महत्वपूर्ण स्थान हो जाते हैं। एक है सिंहभूम, एक है चाईबासा और तीसरा है रांची। ठीक है, सिंहभूम की बात करेंगे तो सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं। ठीक है, रोमन एम्पायर के जो कॉइन्स है वो हमें कहाँ से मिले हैं? सिंहभूम से मिले हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडो सिथियन सिक्के, और इंडो सिथियन सिक्के हमें मिले हैं चाईबासा से। कहाँ से मिले हैं? चाईबासा से मिले हैं। और कुषाण कालीन सिक्के जो हमें मिले हैं वो है रांची से मिले हैं। और जो कुषाण कालीन सिक्के हैं इसमें हमें किस साम्राज्य का सिक्का मिला? कनिष्क के साम्राज्य का। ठीक है, किसका?
कनिष्क के साम्राज्य का सिक्का मिला है, कनिष्क का, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हमें 3 गोल्ड कॉइन मिले हैं, 3 स्वर्ण सिक्के मिले हैं। कहाँ से? बेलवा दाग से। और बेलवा दाग कहाँ है? खूंटी में। बेलवा दाग खूंटी में ही ना बौद्ध धर्म के से हम संबंधित हमें अवशेष मिले थे। तो बेलवा दाग खूंटी में हमें कनिष्क के हैं, कुषाण कालीन सिक्के भी मिले हैं, ठीक है। कुषाण कालीन सिक्के हमें बेलवा दाग खूंटी से मिले हैं, रांची से मिले हैं, साथ ही साथ हमें खूंटी से भी मिले हैं। और इसके साथ साथ हमें कुषाण कालीन सिक्के हमें कोसीता नगर से मिले हैं, कोसीता नगर है हजारीबाग में। और यहाँ से हमें 130 तांबे के सिक्के मिले हैं, 130, समझ रहे हैं ना, 130 बहुत ज़्यादा है। 130 तांबे के सिक्के हमें मिले हैं कोसीता नगर से। और ये कोसीता नगर कहाँ है? हजारीबाग में। और ये कब का सिक्का है? यह है कुषाण कालीन सिक्का, ठीक है। कुषाण कालीन सिक्का हमें 3 जगह से मिला है, एक है रांची, एक है बेलवा दाग खूंटी, और तीसरा है कोसीता नगर हजारीबाग, ठीक है। अब हम आ जाते हैं गुप्त काल में। गुप्त काल की बात करेंगे तो गुप्त काल में अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ। ठीक है, गुप्त काल में क्या हुआ? कल्चरल डेवलपमेंट हुआ। और इसके कारण इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया, स्वर्ण युग कहा गया, ठीक है। गुप्त काल को क्या कहा गया? स्वर्ण युग कहा गया, गोल्डन पीरियड कहा गया, ठीक है। और जो गुप्त काल है, इनके 2 महान शासक है जिनका प्रभाव झारखंड में देखा जाता है। एक है समुद्रगुप्त, दूसरे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। पहले हम पढ़ते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त हैं, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक थे और इन्हें हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन, ठीक है। भारत का नेपोलियन कहते हैं किसे? समुद्रगुप्त को कहते हैं, ठीक है। इनकी एक प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है। ये प्रयाग प्रशस्ति, जो प्रयाग आज का इलाहाबाद है, ये प्रयाग प्रशस्ति है। इसमें इसके लेखक है हरिसेन, हरिसेन, ठीक है। इनके लेखक है हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त के कवि के थे, ठीक है। उनकी एक प्रयाग प्रशस्ति है। इसमें झारखंड का जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, झारखंड का जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, इसे कहा गया है मुरुंड, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड का जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, इसे क्या कहा गया है? मुरुंड, ठीक है। क्या कहा गया है? मुरुंड, ठीक है, मुरुंड कहा गया है। इसके साथ साथ उन्होंने, समुद्रगुप्त ने बहुत सारे क्षेत्र हैं उनमें विजय प्राप्त की थी, और उनमें से एक क्षेत्र है 8वीं प्रदेश। समुद्रगुप्त ने 8वीं प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी। यह 8वीं प्रदेश कौन सा क्षेत्र हुआ? ये थोड़ा देर पहले ही बताइए, हुआ आपका बघेलखंड, बघेलखंड से लेके उड़ीसा का क्षेत्र, बघेलखंड से जो उड़ीसा का क्षेत्र हुआ, वो हुआ आपका 8वीं प्रदेश। इस पे समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी, यानी कि समुद्रगुप्त के अधीन आ गया था 8वीं प्रदेश, ठीक है। यानी कि झारखंड भी समुद्रगुप्त के अधीन आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम विक्रमादित्य कहते हैं, इनका टाइम पीरियड रहा है 380 AD से 412 AD, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड में देखा गया है। और ये जो शासक थे, कहाँ से कहाँ इनका शासन था? उज्जैन से लेके बंगाल, उज्जैन से लेके बंगाल, ठीक है। अब देखिए, ये उज्जैन से लेकर बंगाल तक शासन कर रहे, तो झारखंड इसी के अंतर्गत आ गया ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के अंतर्गत है झारखंड, चंद्रगुप्त द्वितीय के अंतर्गत था। और इनके शासनकाल में चीनी यात्री फायान ने भारत में प्रवेश किया था, ठीक है। फायान जो थे चीनी यात्री, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आए थे। और कब आए थे? 405 ईस्वी में आए थे, 405 ईस्वी में आए थे, ठीक है। 405 AD में आए थे। कौन आए थे? फायन। फायन 405 AD में आए थे, कहाँ? भारत आए थे। और उन्होंने छोटा नागपुर जो क्षेत्र है, झारखंड का जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, छोटा नागपुर, उसे कहा है कुक्कुटलाड, ठीक है। फायन ने झारखंड का जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, उसे कहा है कुक्कुटलाड। क्या कहा है? कुक्कुटलाड, ठीक है। इसके साथ साथ हमें गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं, ठीक है। गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष, गुप्त आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं 3 जगहों से। एक मदोही पहाड़, दूसरा है सतगावा, तीसरा है पिठोरिया। मदोही पहाड़ की बात करेंगे तो मदोही पहाड़ है आपका हजारीबाग में। कहाँ है? हजारीबाग में, ठीक है।
यहाँ से पत्थरों को काट कर बनाया गया मंदिर मिला है, पत्थरों को काट कर बनाया गया मंदिर मिला है और टोटल 4 मंदिर मिले हैं। ठीक है, टोटल 4 मंदिर मिले हैं। सतगावा की बात करेंगे तो सतगावा कहाँ है, ये भी है हजारीबाग में, ये भी आपका हजारीबाग में है। और सतगावा में भी हमें दर्जनों मंदिर मिले हैं जो गुप्त काल से संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ से हमें दर्जनों मंदिर मिले हैं जो गुप्त काल से संबंधित हैं। ठीक है, गुप्त काल से संबंधित मंदिर मिले हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे गुप्त काल से संबंधित दर्जनों मंदिर कहाँ से मिले हैं, तो सतगावा हजारीबाग से मिले हैं। पत्थरों से काट कर बनाया गया 4 मंदिर कहाँ से मिला है, तो ये मधुई पहाड़ से मिला है। और ये कब का है, तो ये गुप्त काल का है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें पिठोरिया से, पिठोरिया कहाँ है, रांची में। ठीक है, पिठोरिया है रांची में। यहाँ से हमें पहाड़ी परिस्थित कुआं मिला है जो गुप्त काल का है। ठीक है, गुप्त काल का पहाड़ी परिस्थित कुआं मिला है कहाँ से, पिठोरिया गांव से, और ये कहाँ है, रांची में है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड। जब हम गुप्तोत्तर काल की बात करते हैं यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड का, तो ये टाइम पीरियड हो जाता है 550 एडी से लेके 650 एडी। ठीक है, 100 साल का, 550 ईस्वी से लेके 650 ईस्वी। सबसे पहले हम बात करेंगे संथाल परगना का। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र 600 ईस्वी के आसपास में जयनाग के अधीन था। किसके अधीन था, जयनाग। ठीक है, जयनाग के अधीन था। कौन सा क्षेत्र, संथाल परगना क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद 602 से लेके 625 ईस्वी में शशांक के अधीन आ गया। ठीक है, शशांक जो है वो संपूर्ण झारखंड में अपना वर्चस्व था। ठीक है, शशांक का संपूर्ण झारखंड में वर्चस्व था। शशांक जो था ये गौड़ शासक था, गौड़ शासक था। कहाँ का, पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, लेकिन इसका जो क्षेत्र था ये बिहार उड़ीसा का क्षेत्र भी था। ठीक है, शशांक ने पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार उड़ीसा के क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व स्थापित किया था। इसका जो क्षेत्र था वो था मिदनापुर से लेके सरगुजा तक। ठीक है, सरगुजा तक। ये मिदनापुर हो गया आपका वेस्ट बंगाल में और सरगुजा हो गया छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो जो शशांक है उनका क्षेत्र था मिदनापुर से लेकर सरगुजा का क्षेत्र था। ठीक है, ये महान शासक था झारखंड का जिन्होंने पहली बार, ठीक है, प्राचीन काल में पहली बार अगर किसी ने झारखंड में राजधानी बनाई थी तो वह है शशांक। ठीक है, और इन्होंने झारखंड में 2 राजधानी बनाई थी। एक था आपका संथाल परगना का बड़ा बाजार, ठीक है, बिग मार्केट ऑफ संथाल परगना, और ये किनके द्वारा बनाया गया था, कनिंघम के द्वारा, कनिंघम। ठीक है, कनिंघम के द्वारा बनाया गया था। और दूसरा बनाया गया था दुलमी में। दुलमी कहाँ पे है, धनबाद में है। ठीक है, और ये किनके द्वारा बनाया गया था, हेविट के द्वारा, हेविट के द्वारा। ठीक है, झारखंड के क्षेत्र में 2 राजधानी बनाई गई थी शशांक के द्वारा। एक है संथाल परगना का बड़ा बाजार, दूसरा है दुलमी। ठीक है, और संथाल परगना का बड़ा बाजार कनिंघम के द्वारा बनाया गया था और दुलमी हेविट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, शशांक जो थे वे शिव उपासक थे, शिव धर्म को मानते थे। उन्होंने क्या किया था, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित जितने भी केंद्र थे, मंदिर थे, स्मारक थे, उन्हें नष्ट किया, विध्वंस किया एवं हिंदू धर्म के पुनः स्थापना करने की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने हिंदू मंदिरों को निर्माण करवाया, जैसे कि वेणुसागर में शिव मंदिर। ठीक है, वेणुसागर, वेणुसागर कहाँ है, तो ये है आपका पश्चिम सिंहभूम में है। ठीक है, पश्चिम सिंहभूम यानी कि वेस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम में वेणुसागर है। वहाँ पर उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, शिव मंदिर का निर्माण करवाया। साथ ही साथ उन्होंने दुलमी, तेलकुप्पी और पकबीरा, यहाँ पर भी शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, दुलमी, तेलकुप्पी, पकबीरा कहाँ है, ये है धनबाद में। यहाँ पर भी शशांक ने मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की बात करेंगे तो हर्षवर्धन जो है उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू शासक था। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये अंतिम हिंदू शासक था। कहाँ का, उत्तर भारत का। और हर्षवर्धन का साम्राज्य कौन सा था, थानेश्वर का साम्राज्य था, यानी कि हरियाणा का। ठीक है, थानेश्वर का साम्राज्य था इनका, यानी कि हरियाणा। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है 606 से 647 ईस्वी। और यहाँ पे उन्होंने काजांगल में, काजांगल यानी कि आज का राजमहल, ठीक है, ये राजमहल का पुराना नाम है राजमहल,
राजमहल का पुराना नाम है काजांगल। यहाँ पर उन्होंने किनसे मिला था? हिंसांग से मिला था। किनसे मिला था? हिंसांग से मिला था। और उसके बाद हिंसांग और हर्षवर्धन वर्षों तक साथ में रहे। ठीक है। इसके अलावा जो इत्सिंग है, इत्सिंग कौन है? ये एक चीनी यात्री है। ठीक है। इत्सिंग जो एक चीनी यात्री है, ये जब उड़ीसा से नालंदा और बोध गया की यात्रा की थी। ठीक है। उड़ीसा से जब ये नालंदा एवं बोध गया की जब यात्रा की थी, तो ये झारखंड से होके गुजरे थे। ठीक है। ठीक है। इत्सिंग जो एक चीनी यात्री थे, वे जब उड़ीसा से लेकर नालंदा और बोध गया की यात्रा की थी, तो वो झारखंड से होके गुजरे थे। कब गुजरे थे? 673 ईस्वी में। ठीक है। 673 AD में। ठीक है। ये हो गया आपका प्राचीन काल में झारखंड आपका समाप्त होता है। प्राचीन काल में झारखंड में हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ चुके हैं, आद्यैतिहासिक काल एवं प्राचीन काल में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये प्राचीन काल खत्म होता है, हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो वह है क्षेत्रीय किंगडम। ठीक है। इसकी क्षेत्रीय राजवंश नहीं पढ़े हैं, रीजनल किंगडम नहीं पढ़े हैं, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग रीजनल किंगडम पढ़ेंगे, झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश पढ़ेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।